हेलो, नमस्कार साथियों, मैं राकेश और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने लग रहे होंगे। साथियों, अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक अपन ने लेक्चर जो टोटल मिलाकर 6 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, और आज हम ये 7वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं साथियों। और 7वें लेक्चर में हम ये जानेंगे कि यार वर्गीकृत जो डेटा हमें दिया जाएगा उस डेटा के लिए माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है साथियों, मैं एक बार और आपको थोड़ा सा और डेटा के बारे में यहाँ भी बताऊंगा, उसके बाद हम माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। वहाँ अब मैं आपको डेटा के बारे में ज़्यादा जानकारी वहाँ नहीं दूंगा मैं। ठीक है साथियों, चलिए बिना समय खराब करे हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। यानी कि साथियों, हमें आज पढ़ना है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन हेतु माध्य ज्ञात करना। यानी साथियों, आज हमें विशेष तौर पर हम उन प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं जिनमें बारंबारता जो वर्गीकृत आंकड़े आपको दिए जाएंगे, और ऐसे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो बारंबारता बंटन वाले जो प्रश्न हमारे पास बनते हैं, आज हम उन प्रश्नों को थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं। देखो साथियों, ऐसी बात है, यहाँ पर अपने पास में वर्गीकृत यानी वर्ग समूह की यहाँ पर बात चल रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बताई होगी साथियों कि वर्गीकृत का मतलब है कि जहाँ पर वर्ग समूह बनाए जाएं, ऐसे आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं साथियों। हाँ या ना? वर्ग समूह का मतलब जैसे कि हम बात करें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। साथियों, इस प्रकार का जो डेटा है आपको दिया जाएगा। हाँ या ना? अब आपको इन डेटा में थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो जाननी चाहिए, आइए अपन उनके ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो वर्ग समूह होते हैं, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे सीधी डायरेक्टली पूछ ली जाती। जैसे कि मैं बात करूं, इन्हीं वर्ग समूह में आपको इनकी सीमाएं पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए साथियों? सीमाएं अर्थात लिमिट्स। जैसे कि दो प्रकार की सीमाएं जनरली यहाँ दी जाती है। एक होती है हमारे पास में निम्न सीमा, और साथियों एक होती है हमारे पास में उच्च सीमा। ठीक है, जैसे निम्न सीमा को हम L से डिनोट करते हैं और उच्च सीमा को हम H से डिनोट करते हैं। साथियों देखो, इन वर्ग समूह में जो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए जानने योग्य होती है वो होती है सीमाएं। यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा, ऐसे करके दो सीमाएं आपको पता होनी चाहिए। निम्न सीमा किसी भी वर्ग समूह की यदि हम लोग बात करना चाहें तो भाई साहब, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वही उसकी क्या होती है? निम्न सीमा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम किस नाम से डिनोट करेंगे? L से। और ठीक उसी प्रकार से मैं बात करूं, उसी वर्ग समूह की जो सबसे बड़ा नंबर होता है, मतलब इस वर्ग समूह का जो सबसे बड़ा नंबर है वही हमारे पास में क्या होगा? इसकी उच्च सीमा होगा, यानी कि H होगा। ठीक है साथियों, एक बेसिक सी जानकारी यहाँ पर आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको बोला जाए कि यार वर्ग समूह 30 और 40 है, कभी कभी इन्हें वर्ग अंतराल से भी साथियों डिनोट कर दिया जाता है। तो ये जो वर्ग समूह हमारे पास में 30 और जो 40 है, आपको बोला जाए कि यार इसमें निम्न सीमा बता दो, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला जो डेटा है ये हमारे पास में निम्न सीमा अर्थात L बनेगा। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। L का मतलब क्या होता है साथियों? लोअर लिमिट होता है साथियों। ऐसे आपको बोला जाए कि यार इसी वर्ग समूह में आप इसकी उच्च सीमा बता दो, तो इसकी उच्च सीमा अर्थात H क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो सबसे पहली जानकारी तो साथियों आपको यही होनी चाहिए कि इसमें किस पोर्शन को क्या यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो वर्ग समूह होंगे इनमें की आप सीमाएं जान चुके हो। इन्हीं वर्ग समूह को
अपन एक नाम से ऑर्डिनेट करते हैं और वो कहलाता है वर्ग अंतराल। लेकिन साथियों जब हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो वहां पर वर्ग अंतराल का जो बेसिक मीनिंग लिया जाता है इन वर्गों के बीच के डिफरेंस से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? इन वर्गों के बीच के डिफरेंस को ही वर्ग अंतराल कह दिया जाता है, जिसे सामान्यतः साथियों h या फिर i से डिनोट किया जाता है। जी हाँ साथियों, इसी वर्ग अंतराल को वर्ग माप भी बोला जाता है, अर्थात माप का मतलब होता है साइज। यानी कि किसी वर्ग समूह का वर्ग अंतराल कितना है उसे हम h या i बोलते हैं। वर्ग अंतराल का मतलब ये हुआ कि जैसे 10 में से 0 गया तो कितना बचा? 10। जैसे मैं कहूँ यार 20 में से 10 गया, कितना आ रहा वर्ग अंतराल? आप कहेंगे 10। मैं कहूँ यार 30 में से 20 गया, कितना आ रहा वर्ग अंतराल? आप कहेंगे सर 10। जैसे मैं कहूँ 40 में से 30 गया, कितना आ रहा वर्ग अंतराल? आप कहेंगे 10। इसका मतलब ये जो वर्ग अंतराल h या i से हम जिसे डिनोट करते हैं, ये इस वर्ग माप या इस वर्ग साइज को जो निकालने का तरीका हमारे पास में होता है वो होता है हायर लिमिट में से, यानी कि h में से आपको इस l को क्या करना होता है साथियों? माइनस करना होता है। ठीक है, क्या आप लोग यहां तक आप मेरी बात समझ पाए हो साथियों? चलिए, तो हमने जाना कि यार वर्गीकृत बारंबारता बंटन में वर्ग समूह दिए जाएंगे। इन वर्ग समूह में दो प्रकार की सीमाएं, उच्च सीमा, निम्न सीमा होगी। निम्न सीमा हम बोलेंगे किसी वर्ग समूह के जो सबसे छोटा नंबर है वो निम्न सीमा कहलाएगा, और किसी वर्ग समूह का सबसे बड़ा नंबर है वो क्या कहलाएगा साथियों? उच्च सीमा कहलाएगा। हाँ या ना? फिर उसके बाद में हमने जाना कि यार वर्ग समूह को सामान्यतः कभी कभी वर्ग अंतराल से डिनोट किया जाता है, यानी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रश्नों को जब हम सोल्व कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में वर्ग अंतराल जिसे h या i से डिनोट किया जाता है वो सामान्यतः इन दोनों सीमाओं का अंतर ही होता है और कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब आइए इसी के साथ साथ आपको कुछ और छोटी छोटी टर्म्स है जो जान लेनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर परास, जिसे हम सामान्यतः परिसर भी बोलते हैं, या इसे ही हम रेंज बोलते हैं साथियों। और परास या परिसर सामान्यतः क्या होता है? अगर आपको मान लीजिए कोई समूह में मतलब कुछ आपको डेटा दिए गए हैं और आपको उन डेटा में ये ऑब्जर्व करना होता है कि यार सबसे छोटा नंबर कौन सा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो दिए गए उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वही आपके पास में परास या रेंज होता है। आप रेंज को एक बार आप फील करने का प्रयास कीजिए। रेंज हम क्या बोलते हैं? रेंज के लिए हम क्या मतलब किस तरीके से हम अपनी समझ बनाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि यार इस व्यक्ति की रेंज कितनी है। रेंज का मतलब ये 0 से कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक इस व्यक्ति का लेवल जाता है। हाँ या ना? तो किसी भी चीज़ की जब हम रेंज देखते हैं तो रेंज का मतलब है कि यार वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारे पास में क्या कहलाता है साथियों? रेंज कहलाता है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपका ये पॉइंट क्लियर करने का प्रयास करूं तो आप लोग यहाँ पर जान पा रहे होंगे साथियों। जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, 2, 3, 8, 11 और 13 का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए साथियों? परिसर ज्ञात कीजिए, अर्थात रेंज ज्ञात कीजिए। आपको ये बात बोली जाएगी साथियों प्रश्न में। अब यहां से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर जान पा रहे होंगे साथियों, आपको यदि रेंज या परिसर निकालना है तो आपको ये बताना है कि यार ये डेटा, इस डेटा में सबसे छोटा से छोटा नंबर कौन सा है और ये जो छोटा से छोटा नंबर है वो कहां तक बढ़ता हुआ कौन से बड़े नंबर तक ये गया है, और आपको उन्हीं दोनों डेटा का बस डिफरेंस चाहिए होता है। यानी कि जो परास या परिसर या रेंज होता है वो आता है सबसे बड़ा नंबर यानी h में से l को आपको घटाना होता है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको यहाँ पे माइनस करनी होती है। तो आप यहाँ पर ये बात जान पा रहे होंगे कि सर यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो कितनी है? 13 है, और सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है? 2। तो आप जान पा रहे होंगे कि 13 माइनस 2 यानी कितना आ जाना है साथियों? 11 आ जाना है। अरे कितना आ जाना है साथियों? 11। और ये 11 ही हमारे पास में क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि रेंज हो जाएगा। यानी कि रेंज, परिसर या परास निकालने के लिए साथियों
सिर्फ आपको इतना करना है, दिए गए डेटा में से बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या दिए गए उस समूह में से हो, आप उसको माइनस कर देंगे सबसे बड़ी संख्या में से। जो डिफरेंस होगा वही आपके पास में परास, परिसर या रेंज होगा। ठीक है साथियों, चलिए ये वाली बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे बात करूँ एक और छोटे से पॉइंट के ऊपर ही, एक होता है अपने पास में परिसर गुणांक या परास गुणांक भी हम उसे बोल सकते हैं। साथियों ये परास गुणांक क्या होता है, तो आपको बेसिकली इस परास गुणांक को ध्यान में रखना है, यानी हायर लिमिट में से लोअर लिमिट घटानी है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, जो कि वो डिनोट करता है परास को। किसको डिनोट करता है? परास को। और इस परास का यदि आपको गुणांक चाहिए तो बस आपको ये करना है कि जिस वर्ग अंतराल का या जिन डेटा का आप परास निकाल रहे हो और आपको उन डेटा का यदि परास गुणांक आपको निकालना है, तो बस यहाँ जो h माइनस एल किया है उसकी जगह h प्लस आप क्या कर देंगे साथियों? एल कर देंगे। बस ये छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे परास गुणांक को लेकर। ठीक है, सामान्यतः यदि इससे कभी प्रश्न रहता है, जैसे मैं इसी प्रश्न का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करना चाहूँ, मान लीजिए आपको एज ए क्वेश्चन के तौर पर यही डेटा दिया जाता है और परिसर की बजाय आपको परास गुणांक पूछा जाता है साथियों। क्या पूछा जाता है? जैसे मान लो परास गुणांक, तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी हायर लिमिट जो यहाँ पर है सबसे बड़ी वैल्यू है वो कि 13 है, और जो लोअर लिमिट यानी एल है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो साथियों आप यहां से 13 माइनस 2 करेंगे और 13 प्लस 2 करेंगे, यानी 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा साथियों? 11, और 13 और 2 कितना होता है साथियों? 15, यानी 11 बटे जो 15 आपके पास में निकल के आ रहा है, ये होता है साथियों आपका परास गुणांक। ठीक है साथियों, तो आपको ये परास गुणांक भी हल्का सा ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो कुछ बेसिक प्रश्न है वो आपसे पूछ लिए जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यार, वर्गीकृत जो बारंबारता बंटन होंगे उनमें निम्न सीमा, उच्च सीमा, इस प्रकार की चीजें होंगी, और इनके बीच का जो अंतर होता है यानी उसे हम वर्ग अंतराल बोलते हैं, या इसे वर्ग माप या वर्ग साइज भी बोलते हैं, जो कि निकाला जाता है h माइनस एल करके, यानी कि बड़े नंबर में से साथियों आपको छोटा नंबर जो है वो आपको घटा देना होता है। ठीक है साथियों, चलिए अच्छा अब हम चलते हैं अपने मूलभूत चीजों के ऊपर। ठीक है साथियों, देखो अब तक आपने ये देखा होगा कि यार इस टाइप के प्रश्न आपने किए होंगे, हाँ या ना। इस प्रश्न को मैंने दोबारा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जब पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था तो मैंने केवल एक ही मेथड से इसको समझाया था उस समय पर, टाइम के अभाव के चलते। फिर मैंने सोचा कि यार अपन अगले लेक्चर में इस चीज़ को अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बेसिक मेथड से ही करा कि बस मैंने इसको आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, हाँ या ना। अब अपन देख लेते हैं कि यार इस टाइप के प्रश्नों के लिए, यानी कि जब हमें F1 और F2 यानी कि 2 वेरिएबल को सोल्व करवाए माध्य वाले केस में, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को और इजी कर सकते हैं, वो चीज़ भी आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो आज अपन ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य ज्ञात करना चाह रहे हैं, यानी इस प्रकार के डेटा के लिए माध्य ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो साथियों आप यहाँ पर एक बेसिक सा अंतर पाएंगे कि सर इससे पहले डेटा ऐसा सिंगल होता था, लेकिन अब जो डेटा हमारे पास में होगा वो इस तरीके से वर्ग समूह के रूप में होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो आप कहीं ना कहीं ये चाहोगे कि ये जो वर्ग समूह जो हमारे पास में दिया हुआ है इसको भी हम एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करा दे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए, और बिल्कुल जो आप अब तक पढ़ते आए हो माध्यम में बस उसी चीज़ को आपको डिट्टो फॉलो करना है। यानी कि ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है उसके लिए कुछ अलग से चीज़ें नहीं होती है साथियों, बिल्कुल सेम वही चीज़ें होती है, बस आपको डेटा ऐसे दे दिया जाता है। अब इस डेटा में एक दिक्कत ये होती है कि जैसे 0 से 10 तक अब उसकी कोई भी बारंबारता XYZ आपको दे रखी हो, लेकिन ये जो 0 से 10 तक का जो डेटा अपने पास में है ना साथियों, इसमें आप मुझे बताओ x की कौन सी एक वैल्यू रखोगे? 0 रखोगे, 10 रखोगे, 9 रखोगे, 8 रखोगे, 7 रखोगे, या 4 रखोगे, या 2 रखोगे? तो एक कन्फ्यूज़न आपके पास में होने लग जाएगा, हाँ या ना। और उसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो हमारे विद्वान साथी हैं उन्होंने ये व्यवस्था की कि भाई साहब ये जो वर्ग समूह में आपको 0 से 10 तक के ये जो नंबर दिए हुए हैं, यानी कि ये जो प्रेक्षण दिए हुए हैं, इन प्रेक्षणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई एक ऐसा नंबर मान लो जो इन 0 से 10 के बीच में ही हो, सटीक हो,
और इन सब का वो प्रतिनिधित्व भी कर सके साथियों। बस ये वाली चीज ही जो है वो साथियों आपको देखनी है यहाँ पे। तो बोले सर ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इस दिए गए समूह का प्रतिनिधित्व करे, इसका प्रतिनिधित्व करे, इसका प्रतिनिधित्व करे और इस वाले डेटा का भी प्रतिनिधित्व करे। और उसके लिए फिर उन्होंने रास्ता निकाला कि यार हम 1 माने तो बाकी के नंबर छूट जाएंगे, हम अगर 10 माने 9 माने तो फिर इधर वाले नंबर जो छोटे वाले नंबर है वो छूट जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए, अगर हम इधर मतलब बड़े वाले नंबर ले रहे हैं तो छोटे वाले नंबर नाराज हो जाते हैं, छोटे वाले नंबर ले रहे हैं तो बड़े वाले नंबर नाराज होते हैं। तो फिर दोनों ही नंबरों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एकदम बीच वाली वैल्यू है, एकदम जो मिड वैल्यू है, इसलिए हम उस मिड वैल्यू को कंसिडर करेंगे साथियों, ताकि जो बड़े नंबर है और छोटे नंबर है उन दोनों के बीच में सामंजस्य क्या किया जा सके, स्थापित किया जा सके। और उसके लिए हमें इन दोनों के बीच की मध्य वाली वैल्यू चाहिए होती है, जिसे हम मध्यमान के नाम से जानते हैं साथियों, जिसे हम सामान्यतः x से डिनोट करते हैं साथियों, हाँ या ना। तो एक और टर्म जो आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए वो पढ़नी है साथियों मध्यमान। यानी मिड पॉइंट या मिड वैल्यू भी इसे बोल सकते हो, जिसे सामान्यतः x से डिनोट किया जाता है। और ये जो मध्यमान निकाला जाता है उसका निकालने का तरीका होता है साथियों, आपके पास में जो हायर लिमिट है और लोअर लिमिट है उन दोनों को जोड़कर कितने का भाग लगा दो, 2 का। बोले सर ऐसा क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, अपने पास में डेटा है 0 से लेके 10 तक और अपन चाह रहे हैं कि यार इस वर्ग अंतराल के लिए या इस वर्ग समूह के लिए कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डेटा हम ले जो इन कंप्लीट वर्ग समूह को या इस कंप्लीट वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व कर ले, हाँ या ना साथियों। तो हमने ये जाना कि यार वो बीच वाली वैल्यू हमें लेनी। अच्छा बीच वाली वैल्यू आती कैसे, बोले सर यदि बीच वाला नंबर मुझे 2 नंबरों के बीच का नंबर चाहिए कभी भी, तो मैं हमेशा ये करूंगा कि भाई साहब दोनों नंबरों को जोड़कर 2 का भाग लगा दूं, क्योंकि औसत या माध्य ही तो बीच वाली वैल्यू होती है, हाँ या ना कहीं। इसका मतलब यदि मुझे बीच वाली वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों नंबरों को जोड़कर कितने का भाग लगा दूंगा, 2 का। यानी कि 0 और 10, एक और एक 2 संख्याएं लिए तो इसीलिए 2 का भाग लगाते हैं साथियों। एक और एक कितनी संख्याएं लिए, 2 संख्याएं लिए, इसीलिए हम कितने का भाग लगाते हैं साथियों, 2 का भाग लगाते हैं यहाँ पे। तो आप कहेंगे 10 और 0 10 हो रहा है और 10 का आधा कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर इस वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीच वाला नंबर हम कितना लेंगे, 5, जो कि इस पूरे वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व करेगा। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी कि अब ये प्रश्न बिल्कुल पिछले जो आपने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले जो प्रश्न आपने सोल्व किए बिल्कुल वैसे ही ये प्रश्न बनते जाएंगे। जैसा कि मान लीजिए अगला वर्ग अंतराल आपको 10 से 20 दिया, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बोले सर अगर मुझे यहाँ मध्यमान निकालना है ना तो इन दोनों को मुझे जोड़ना है, 10 और 20, और 2 संख्याएं ले रहा हूँ इसीलिए कितने का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। 20 और 10 यहाँ पे हो जाएगा साथियों कितना, 30, और 30 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 15 आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक उसी प्रकार से अगला वर्ग अंतराल ले रहे हैं 20 से 30। आप कहेंगे सर इसके लिए मध्य बिंदु निकालना हो तो क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे, यानी 20 प्लस 30, और कितने का भाग दोगे साथियों, 2 का, यानी 20 और 30 हो जाएगा 50, और साथियों 50 का आधा होता है 25। इस प्रकार से साथियों आप मध्यमान या मिड वैल्यू या आप x की वैल्यू निकाल रहे होंगे। और ये जो डेटा इस तरीके से लिखा हुआ है, इस डेटा को हम इस तरीके से प्रेजेंट करने लग रहे होंगे, और इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं आप समझ चुके हैं कि अब ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो हमने बारंबारता के लिए जो हमने जो माध्य निकाला है साथियों, बिल्कुल ये वैसा ही टाइप हो जाएगा, इसमें कुछ भी अब नया नहीं बचेगा साथियों। बस यहाँ पर नई चीज़ केवल यही होती है कि इस डेटा को बस ऐसा बना दो, जो कि हमारी मजबूरी है, बनाना पड़ेगा इसको, हाँ या ना। अब आप देखो क्या करेंगे, आप जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करेंगे ना साथियों, तो आप पहला वाला जो वर्ग अंतराल आप उसको लेकर आप x की एक वैल्यू तो आप निकाल लेंगे। उसके बाद में आप नोटिस करो अगली वैल्यू चाहिए, तो 5 में 10 जोड़ा गया है और कितना बना है साथियों, 15। हालांकि अपन इसको भी हल करके ला सकते हैं आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन आप नोटिस करो अगला वाला नंबर चाहिए ना तो उसमें भी साथियों 10 ही जोड़ा गया है। यदि मुझे इससे भी अगले वाला वर्ग अंतराल का नंबर चाहिए ना, जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो कहीं ना कहीं साथियों उसमें भी आपको 10 ही जोड़कर आगे वाला नंबर प्राप्त करना पड़ेगा। बोले सर ये 10 है क्या चीज, 10 आप यहां से नोटिस कर रहे होंगे, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10,
30 में से 20 गया 10, यानी कि ये जो 10 10 हम जो जोड़ रहे हैं ये कुछ और अलग चीज नहीं है साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वर्ग अंतराल है, यानी h की वैल्यू है, i की वैल्यू है साथियों। हाँ या ना, इसका मतलब आपको ये जो x की वैल्यू निकालनी है, सर्वप्रथम आप एक बार तो ऐसे निकाल लोगे, उसके बाद में आपका जो भी वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी जो भी इनके वर्गों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है साथियों, उस डिफरेंस को लेते हुए जोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से आप x का सारा डेटा आप निकाल लेंगे। आपको बार बार जोड़कर 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है साथियों। ये तो मुझे आपको प्रैक्टिकली चीजें समझानी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। लेकिन साथियों कभी कभी क्या होता है कि यार इस मध्यमान को लेकर ही कुछ कुछ बेसिक प्रश्न ऐसे ही बना दिए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं किस प्रकार से बेसिक प्रश्न यहां पे बनाए जाते हैं, आ जाओ। जैसे एक प्रश्न लिखते हैं, यदि किसी वर्ग समूह की उच्च सीमा 40 है तथा मध्यमान अर्थात x, मध्यमान अर्थात x वो आपको दे दिया जाए 35, तो उस वर्ग समूह की निम्न सीमा ज्ञात करें। एक बेसिक सा प्रश्न आपके लिए इस कंसेप्ट को यूज में लेते हुए ऐसे बनाया जा सकता है साथियों, ठीक है। तो फिर इस प्रकार के प्रश्नों के लिए क्या करें साथियों, जैसे कि आपको बोला कि यार यदि किसी वर्ग समूह की उच्च सीमा 40 है तथा मध्यमान x यानी 35 है, तो उस वर्ग समूह की निम्न सीमा आप लोग ज्ञात करो। तो आप लोग क्या करोगे, बोले सर कहानी ये है कि यदि हमें मध्यमान निकालना होता है ना x, तो x बराबर होता है हायर लिमिट्स में लोअर लिमिट यानी l जोड़ते हैं, यानी h में l जोड़ते हैं और फिर कितने का भाग लगाते हैं साथियों, 2 का। h का मतलब आप समझते ही हो क्या होता है, उच्च सीमा, हाँ या ना। और l का मतलब आप समझते ही हो साथियों क्या होता है, निम्न सीमा। चलिए, तो बोले सर हमें यहां पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 और h की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप देखेंगे उच्च सीमा कितनी है 40 और निम्न सीमा यानी l आपको निकालनी है और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब आप यहां से भली बात ये बात जानते हैं, यदि कोई नंबर यहाँ नीचे है और बराबर की दूसरी साइड, चाहे इधर भेजो चाहे इधर भेजो, बराबर की दूसरी साइड जैसे ही साथियों आप लोग भेजते हो ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई साहब आपका ये जो डेटा यदि भाग में है तो वो गुणा में हो जाता है और यदि गुणा में है तो वो भाग में हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो आप जान पा रहे होंगे कि यार 2 इधर आकर गुणा हो जाएगा और ये बनाएगा 35 दूनी 70 बराबर 40 प्लस l। अब आप जानते हैं कि यार l की वैल्यू आपको चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, l की वैल्यू चाहिए, तो भाई 40 को भी इधर भेज दो, हाँ या ना। 40 को आप जैसे इधर भेजोगे तो आप पाएंगे कि यार 70 माइनस, क्योंकि 40 इधर प्लस का है तो इधर आते माइनस का हो जाएगा और बराबर में l बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि यार 70 में से 40 गया तो कितना आया 30 और बराबर में l, यानी l की वैल्यू जो साथियों आपके पास में बची है वो कितनी बची है साथियों, 30 बची है। और यही आपके पास में क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए हो क्या? लेकिन साथियों मेरा सजेशन ये है कि कंप्लीटली इस प्रकार से आप लोग सॉल्यूशन ना करें इन प्रश्नों को। हाँ जी, आप इन प्रश्नों का सॉल्यूशन इस तरीके से ना करें साथियों। क्यों? क्योंकि यदि आप इस तरीके से लिखने बैठे ना तो आपको बहुत सारा समय जो है वो खराब हो जाएगा। देखो साथियों, आपको इस वाली कंडीशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सीधे सीधे मध्यमान पूछ रहा है ना, आप जोड़कर 2 का भाग लगाकर आप इजीली निकाल लोगे, इसीलिए ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि यार ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए जब ये लोग प्रश्न सोल्व करते होंगे तब ऐसा करते हैं, तो ऐसा प्रश्न वो नहीं पूछेगा। प्रश्न कैसा पूछेगा, वो इस तरीके से ही पूछेगा। तो आपको बेसिकली क्या चीज़ ध्यान रखनी है
यानी जब भी इस टाइप का कोई प्रश्न आपके सामने हो तो आप एक बात विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, आपको निम्न सीमा निकालनी हो या चाहे आपको उच्च सीमा निकालनी हो, कोई सी भी सीमा आपको निकालनी हो, आपको जो x की वैल्यू दे रखी है उसका डबल करके जो दूसरा पोर्शन दे रखा है बस वो माइनस कर दो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको चाहे निम्न सीमा निकालनी हो चाहे उच्च सीमा निकालनी हो, जो आपको x की वैल्यू यानी जो मध्यमान आपको दे रखा है उसका डबल करो और जो दिया हुआ पोर्शन है बस आप वो माइनस कर दो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि आपको x की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी थी, 35 दे रखी थी, तो आप 35 का डबल करोगे कितना आ जाएगा, 70 माइनस, और इसके अलावा अब आपको यहाँ पे उच्च सीमा 40 दी हुई थी साथियों, तो आप 40 माइनस करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 30, यानी कि यही आपके पास में क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि किया हमने सारा पोर्शन ऐसे ही है इसको, लेकिन आप यहां देख रहे होंगे साथियों कि कितना जल्दी एक लाइन में आप दिमाग में भी ऐसा कर सकते हो। वहीं अगर आप इस तरीके से प्रश्न का सॉल्यूशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलो कि आप चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे और टाइम टेकिंग प्रोसेस आप उससे बना दोगे, जबकि आप इसी पोर्शन को आप माइंड में भी सोल्व कर ही सकते हो, हाँ या ना। तो आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है साथियों। मेथड नंबर 2, यानी मैं बता देता हूं, आपको लोअर लिमिट निकालनी हो चाहे हायर लिमिट निकालनी हो, कोई सी भी वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप लोग क्या करोगे, x का आप डबल करोगे, ठीक है, यानी x यानी मध्यमान जो भी दे रखा हो उसका आप डबल करोगे और उसमें से माइनस करोगे। अगर आपको l की वैल्यू पूछिए तो h देगा, हाँ या ना साथियों, और अगर आपको h की वैल्यू पूछेगा तो फिर वो l देगा। बस आप इस छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस सूत्र को याद करें या रटें, ठीक है, आपको इस सूत्र को रटने की कतई जरूरत नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए कि भाई साहब मुझे यदि कोई सी भी सीमा निकालनी हो तो सिर्फ जो x की वैल्यू दे रखी है उसका मुझे डबल करना है और डबल करके बस सिर्फ मुझे वहां से चीज़ें जो क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है, ठीक है साथियों। चलिए, तो मध्यमान से रिलेटेड जो अपने प्रश्न है लगभग वो भी हुए, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि यार इस वाले प्रश्न को हम एक और नए मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला मेथड मैं पिछले वीडियो में आपको बता ही चुका हूं, ठीक है साथियों। आइए, और दूसरा मेथड जो है वो क्या हो सकता है इस टाइप के प्रश्न के लिए। देखो यार, डेविएशन मेथड हम यहां पे लगाने वाले हैं। यदि कोई साथी हमारा ऐसा हो जो डायरेक्ट इस वीडियो से जुड़ा है, उससे आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि यार आप स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से आप देखते हुए आए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आएंगी और आपको सिस्टम का भी आपको पता लगेगा कि यार किस तरीके से हम एक सिस्टम लेके चल रहे हैं और उस सिस्टम से हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ से पढ़ोगे तो डायरेक्ट अब मैं इस प्रश्न से शुरुआत कर रहा हूँ जिसका ये वाला मेथड मैं पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेक्चर 6 में मैं बता चुका हूँ। तो आज इस लेक्चर 7 में मैं इससे आगे का पोर्शन है वही मैं कंटिन्यू करने वाला हूं साथियों। अच्छा, अब हम यहाँ पे डेविएशन मेथड लगाने वाले हैं। एक बार मैं थोड़ी सी जानकारी डेविएशन मेथड की दे दूं। वैसे तो आप लोग अब थोड़ा थोड़ा आदी हो ही चुके होंगे। क्या डेविएशन मेथड में हम लोग करते क्या है कि बोले सर कोई ना कोई माध्य है जो हम अपनी तरफ से मानते हैं, जिसे हम कल्पित माध्य बोलते हैं, हाँ या ना? बोले बिल्कुल सर, कोई ना कोई वैल्यू हम अपनी तरफ से मानते हैं और उसके बाद में हमारे पास में अतिरिक्त योग बचता है, हाँ या ना? और उस अतिरिक्त योग को संख्याओं से हम लोग क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, हाँ या ना? बोले सर बिल्कुल यही करते आ रहे हैं और इस प्रकार से हमारे पास में कंप्लीट जो सही वाला माध्य है वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, अब इसे थोड़ा सा और अच्छे लेवल से समझने का समय आ चुका है साथियों। जैसे अब हम इसे इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, अब हम इसका पर्टिकुलर कुछ ऐसा हिस्सा है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं साथियों। जैसा कि मान लीजिए आपको माध्य, किसी प्रश्न में मान लीजिए आपको माध्य दिया हुआ है 1.54 ऐसे करके माध्य दे दिया और आपको नंबर्स की संख्या आपको दे दी, जैसे मान लो 100। कितनी संख्याएं हैं टोटल? 100 संख्याएं। और आप जानते हैं बारंबारताओं का जोड़ ही संख्याओं का जोड़ होता है साथियों, हाँ या ना? चलिए, तो ऐसी कंडीशन में आप बताओ डेविएशन मेथड लगाओगे भी तो कहीं ना कहीं क्या आप लोग परेशान नहीं हो जाओगे? हो जाओगे। जैसे मान लो आपको डेटा दिया 1 2 3 4, लो घटाओ। आप जैसे यहाँ पर डेविएशन मेथड लगाओगे तो आप कहोगे कि यार इस माध्य यानी कि 1.54 जो माध्य दे रखा है इसका मतलब है कि हर संख्या को 1.54 होना चाहिए, हाँ या ना? माध्य की अवधारणा क्या कहती है कि यार हर एक नंबर माध्य के बराबर होना चाहिए बस।
तो आप देख रहे हैं माध्य 1.54 दिया है, तो इसको भी 1.54 1.54 1.54 1.54 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप पाएंगे कि सर ये तो 0.54 ज्यादा है किससे, इस एक से, हाँ या ना। या फिर आप यूं समझ लो कि सर ये जो एक है ना, जिसको आप 1.54 बनाना चाह रहे हो, माध्य के बराबर बनाना चाह रहे हो, ये तो 0.54 कम रह गई सर ये संख्या। मैंने कहा ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, अब ये जो 2 वाली संख्या है इस माध्य से कम है या ज्यादा है? बोले सर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? आप कहेंगे कि सर 2 में से 1.54 घटा दो, जो कि कितना आएगा, 0.46 आएगा। अब आप बताओ ये ज्यादा है या कम है? बोले सर ज्यादा है, तो हमने प्लस लगा दिया। आप बताओ ये 0.54 यानी कहीं ना कहीं 54 है, कहीं ना कहीं 46 है, कहीं ना कहीं डेटा आपके पास में बड़ा नहीं आ रहा है, आ रहा है, हाँ या ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप लोग जब डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करोगे ना साथियों, तो आप लोग क्या करोगे, अपने हिसाब से माध्य मानोगे। प्रश्न में आपको माध्य दिया जाएगा, जैसे कि मैं पिछले प्रश्न की बात कर रहा हूं, उसमें आपको माध्य दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको माध्य दिया जाएगा, हाँ या ना। तो आपको ये वाला माध्य लेकर नहीं चलना है साथियों, आपको अपने हिसाब वाला माध्य लेकर चलना है। जैसे आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर 1.54 है ना, इसकी बजाय सर मैं जो माध्य मानूंगा वो मैं मानूंगा सर 1। कितना मानोगे आप कल्पित माध्य? 1 मानोगे आप। तो फिर अब आप 1 से कंपैरिजन करोगे, बोले सर इसको 1 को 1 बनाना चाहूं तो, या फिर ये 1 से 1 कितना कम या ज्यादा है? बोले सर कोई कम या ज्यादा नहीं है, कितना है, 0 है। मैं कहूं कि यार ये जो 2 है इस 1 से कितना कम या ज्यादा है? बोले सर 1 ज्यादा है, तो +1। अब आप बताओ 0 1, फिर जैसे मैं 3 को ही पूछता हूं, बोले ये जो 3 है वो इस 1 से कितना ज्यादा या कम है? बोले सर 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है साथियों? 2 ज्यादा है। ऐसे ही 4 कितना ज्यादा है 1 से? सर 3 ज्यादा है। अब आप बताओ 0 को 1 को 2 को 3 को लेकर कैलकुलेशन करना आसान रहेगा? बोले सर बिल्कुल, ये बात तो हम मान गए कि कैलकुलेशन आसान तो हो जाएगी, लेकिन सर कहानी ये है कि सही माध्य तो 1.54 है और आप माध्य ले 1 रहे हो, तो फिर यहां जो ये 0.54 एक्स्ट्रा बचा है इसका क्या करने वाले हो? मैंने कहा यार ये 0.54 माध्य होने का मतलब एक संख्या 0.54 अधिक है, और ऐसी कितनी संख्याएं? 100 संख्याएं। तो आप बताओ कितना एक्स्ट्रा बचा होगा? आप कहेंगे कि सर 100 से 0.54 को गुणा करेंगे तो कितना आया? 54। यानी कि सर 54 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो 54 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ जो ये अतिरिक्त योग हमारे पास में बचता है वो यही तो बचता है। तो सबसे पहली चीज ये जो डेविएशन मेथड का मतलब आप यहाँ पे सीख रहे हो ना, अब बारी है इसके इम्प्लीमेंटेशन की, इसको अप्लाई करने की, इसको यूज करने की, ताकि हमारे लिए प्रश्न क्या हो, थोड़ा इजी हो। आइए एक बार के लिए मैं उस प्रश्न पर आपके लिए अप्लाई करके बताता हूं कि कैसे यार इस टाइप के प्रश्नों को हम डेविएशन का यूज करते हुए थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। प्रश्न क्या है, पढ़ो एक बार। आपको x की वैल्यू दे रखी है, आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, जैसे कि 0 1 2 3 4 और 5। देखते हैं 5 तक है क्या? ठीक है साहब। और आपको बारंबारताएं दी गई है 46 F1 F2, बिल्कुल 46 F1 F2, 25 10 और 5, ऐसे करके आपको साथियों बारंबारता भी आपको दी गई है। अब आप यहां पर देख रहे हो कि यार आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यार निम्न बारंबारता बंटन में छूटी हुई बारंबारता F1 तथा F2 क्या है? आपको बस इनकी वैल्यू पूछी है साथियों। और मेरी एक बात याद रखना साथियों, यदि आपको इस तरीके से एक और एक 2 वेरिएबल की वैल्यू कभी निकालनी हो तो वहां पर 100% 2 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, तो ही आप दोनों वैल्यूज को आप बता पाओगे। लेकिन साथियों वो जरूरत होती है वहां पर 2 इक्वेशन की जब हम 10th में पढ़ रहे हूं, जब हम रिटर्न टेस्ट दे रहे हूं। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है जिसमें ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में आप यहां से नोटिस कर रहे होंगे कि यार सभी की वैल्यू अलग अलग है या नहीं है? तो जरूरी नहीं कि हम दोनों निकालें, हम दोनों नहीं निकालेंगे, हम किसी एक पर फोकस करेंगे, कोई एक निकालेंगे। दोनों में से आप चाहो तो F1 की वैल्यू निकाल लो या F2 की वैल्यू निकाल लो, जिसकी वैल्यू साथियों आप लोग निकालना चाहते हो आप उसकी वैल्यू निकालो, लेकिन निकालो किसी एक की। बोले सर एक की वैल्यू निकालेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 इक्वेशन बनानी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि भाई साहब प्रश्न को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना सीखो तुम लोग, ठीक है। और जैसे ही तुम लोग अपने हिसाब से प्रश्नों को मॉडिफाई करना सीख जाओगे, उसके बाद में आपको इन प्रश्नों को ज़्यादा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आइए यहां से समझने का प्रयास करते हैं। बोले सर इस डेविएशन मेथड में हमें प्रश्न में जो माध्य दे रखा है, देखो आपको बोला ना कि बोले निम्न बंटन का माध्य 1.46, आपको माध्य दिया हुआ है 1.46,
हाँ या ना? और हम लोग जो माध्य मानने वाले हैं ना अपनी मर्जी से, यानी ए जो हम लोग मानने वाले हैं वो मानेंगे साथियों 1, यानी अपन माध्य कितना मान रहे हैं साथियों? 1 मानेंगे। यहां पर बोले सर 1 माध्य मानेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो 1 मानने के पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन एक तो ये है कि एक छोटा डेटा है, इसके साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होगा इन सब के साथ में, हाँ या ना? 1 मानने का दूसरा रीजन ये भी था कि सर यहां जैसे ही 1 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ 0 बचेगा, और जैसे 0 बचेगा तो F1 है वो खत्म हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से आप F1 को गुणा करोगे 0 ही रह जाएगा, हाँ या ना साथियों? और मैं चाहूं तो 2 भी मान लो तो फिर F2 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां जो माध्य मानना है, ए मानना है, वो या तो 1 मानो या 2 मानो, इन दोनों में से किसी एक को आपको खत्म करना है, एक ही वैल्यू निकालनी है आपको। और इन दोनों में से किसको खत्म करना है वो भी आप देखना चाहो ऑप्शंस के थ्रू आप देख सकते हो। F2 की वैल्यू छोटी है, F2 की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब डेटा छोटा मिलेगा F2 से, इसका मतलब F2 को तो रखना चाहिए, F1 को खत्म करना है। और F1 को खत्म करना है तो F1 के ऊपर जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है वो 1 है, इसीलिए हम माध्य यहाँ पे साथियों कितना मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। क्या थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि क्यों हम यहाँ पर a बराबर 1 मान रहे हैं जबकि हमें सही माध्य 1.46 दिया हुआ है? ये वाला तरीका जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं आप पहली बार पढ़ोगे, किसी बुक में नहीं है, किसी लेक्चर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे थोड़ा ढंग से और तरीके से पढ़ें, ठीक है? चलिए आइए डेविएशन लगाना स्टार्ट करें। समझ ही गए होंगे डेविएशन क्या होता है। बोले सर डेविएशन ये बोलता है कि आपने जो माध्य माना है ना उस माध्य के बराबर सारे नंबर होने चाहिए, हाँ या ना? मैंने कहा यार ये जो 0 है ना वो इस 1 से कितना कम है? आप कहोगे सर ये तो 1 कम है, तो 1 कम है तो माइनस लिख दो। मैंने कहा यार ये जो 1 है आपके इस माध्य जो आपने माना है उससे कितना कम है? बोले सर ये तो 0 कम है, ठीक है। बोले 2 कितना कम है या ज्यादा है? बोले सर इस बार 2 ज्यादा है, यानी 1 से ये 2 कितना ज्यादा है? बोले सर 1 ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये 3 कितना ज्यादा है? बोले सर ये 2 ज्यादा है। मैंने कहा ये 4 कितना ज्यादा है? बोले सर 3 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। यहां तक कि आप मेरी बात से सहमत है? ठीक है। अब आपको बारंबारता दी जा रही। बारंबारता का मतलब है कि यार ये जो हमारे पास में 0 था ना ये 46 बार लिखा हुआ था। कितनी बार लिखा हुआ था? 46 बार। इसका मतलब ये जो -1 यहाँ आया होगा वो कितनी बार आया होगा? 46 बार। इसका मतलब ये है कि -1 को या तो 46 बार जोड़ लो या 46 से गुणा ही कर लो, है ना? इसीलिए जो आप xi इंटू एफ आई करते हो उसका रीजन भी यही है। या तो आप ये जो 0 0 आया है या जो -1 आया है इसको या तो आप 46 बार जोड़ लो या 46 से गुणा कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ या ना? इसीलिए एक्सपर्ट लोगों ने क्या करवा दिया कि भाई आप गुणा ही कर लो, ताकि जोड़ने में तो क्या है कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चलिए साथियों अब यहां से हम लोग देखते हैं। बोले सर माध्य हमने 1 माना है, अब यदि ये 1 माध्य सही होता तो ये सारा कुछ कट पीट के 0 हो जाता अगर हम इस माध्य को लेते तो, क्योंकि सही माध्य तो यही है, हाँ या ना साथियों? बोले सर बिल्कुल। अगर ये सही माध्य नहीं है हमारा, इसका मतलब कुछ डेटा ऐसा है जो एक्स्ट्रा बचना चाहिए, अतिरिक्त योग बचना चाहिए, और उस अतिरिक्त योग में 200 का भाग लगा दें तो माध्य के बराबर आ जाना चाहिए। पहला पॉइंट या तो आप ऐसे कर लो। ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मुझे खुद बताइए, आपने इस माध्य के बराबर यानी 1 और 1 तो ले ही रखा है, बस कितना है और एक्स्ट्रा है? बोले सर 0.46 एक्स्ट्रा है। भाई ये जो जोड़ एक्स्ट्रा जाएगा वो 0.46 की वजह से एक्स्ट्रा जाएगा, हाँ या ना? और 0.46 हर एक संख्या पे एक्स्ट्रा जोड़ बनेगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? बोले सर ऐसी 200 संख्याएं हैं, और 200 संख्या पर 0.46 करके एक्स्ट्रा जोड़ बनेगा। तो आप लिखेंगे यहां पर अतिरिक्त योग कितना बनेगा साथियों? आप कहेंगे बोले सर 0.46 एक नंबर पे है और ऐसे करके कितनी संख्या है? बोले सर इनको जोड़ लो। जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको बारंबारताओं का जोड़ 200 ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई इन सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना दे रखा है आपको? ऑलरेडी प्रश्न ने 200 दे रखा है साथियों, ठीक है। तो आप इसको 200 से गुणा कर दो, क्योंकि 200 संख्या है, मैं पहले बता चुका हूं बारंबारताओं का जोड़ कहीं ना कहीं टोटल संख्याओं जो टोटल संख्याएं कितनी है उनको दर्शाता है, हाँ या ना? चलिए भाई अतिरिक्त योग गुरुजी हमने यहां से तो निकाल लिया, अब यहां से भी जो एक्स्ट्रा जोड़ आ रहा है बस इसको इसके बराबर रख दो, देन बात खत्म, हाँ या ना? आप कहेंगे सर 1 की गुणा -46 से होगी तो -46 बनेगा। बोले सर 0 की गुणा F0 से होगी तो ये 0 बन जाएगा। बोले सर ठीक उसी प्रकार से 1 की गुणा F2 से होगी तो ये F2 बनेगा, ठीक है।
और 2 की गुणा 25 से होगी तो कितना बनाएगा सर 50 बनाएगा। ऐसे 3 की गुणा 10 से होगी तो 30। ऐसे 4 की गुणा 5 से होगी तो कितना बनाएगा 20 बनाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब अपने यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा जोड़ है बस हमें वही रखना है। आप कहेंगे सर -46 50 में से घटाओगे तो अभी भी +4 बचा हुआ है। मैंने कहा यार ये जो एक्स्ट्रा जोड़ आपके पास में बचा है वो कितना बचा है? आप कहेंगे सर देखो F2 बचा है एक तो हमारे पास में। मैंने कहा बिल्कुल बचा है जी। ठीक है, बोले सर 30 20 50 और 4 34 ये भी बचा है हमारे पास में, हाँ या ना? आप लोग मुझे ये बताइए 0.46 को 200 से गुणा करोगे, पॉइंट हटाओगे 1 और 00 आएगी क्योंकि 2 नंबर छोड़ के डेसिमल है, हाँ या ना साथियों? आप जानेंगे कि यार 20 से 20 घट रहा है और 46 दूनी कितना होता है साथियों 92 होता है। इसका मतलब ये है कि सर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो कंप्लीट कैलकुलेशन है किसके इक्वल है 92 के इक्वल है, हाँ या ना? तो 92 इसकी वैल्यू आप यहां चिपका दो। अब सोल्व करते हैं आइए प्रश्न को। ठीक है, चलिए अब आप जानते हैं कि यार यदि मुझे F2 की वैल्यू चाहिए ना तो मैं 34 को इधर भेज दूंगा, तो F2 बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 92 में से 34 माइनस करोगे तो 38 आ जाएगा और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हाँ या ना? सॉरी यहाँ पर 34 नहीं है 54 है भाई। कितना है साथियों 54। आप देख रहे हैं 30 20 50 और 4 54 यहाँ पे बन रहे हैं। 54 जैसे 92 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा और यही अपने पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो साथियों मुझे तो आपको समझाना था इसलिए इतना समय लगा इस वाले सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिज्म अपन ने काम में लिए। जो माध्य दिया था वो ना लेकर अपनी तरफ से माध्य लिया, फिर उसके बाद में जो एक्स्ट्रा डेटा बचा है उस एक्स्ट्रा डेटा को निकाला और यहाँ पर जो माध्य में जो एक्स्ट्रा बचा था उसके बराबर हमने रखा। और केवल जहाँ पर F1 और F2 दो वैल्यू दुनिया निकालेगी उसकी बजाय आप एक वैल्यू निकालो ना यार, और ऑप्शन में चेक करो वो जो एक वैल्यू 38 कौन से ऑप्शन में दे रखी है। आप देखो 38 केवल सी वाले में दे रखी है और इसीलिए सी वाला ही ऑप्शन सही है, हाँ या ना? दूसरी वैल्यू 76 निकालने की आपको जरूरत कहाँ है, जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यदि प्रश्नों को आसान करना है तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, तब जाकर आप चीज़ें जो है थोड़ी आसान कर पाएंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आज हम जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है उनके लिए आज हम चीज़ें देख रहे हैं। देखो यारो कहानी ऐसी है कि यहाँ से हमें सबके मध्यमान निकालने होते हैं सबसे पहले, क्योंकि 6 और 10 का प्रतिनिधित्व करे एक बीच वाला नंबर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यानी हम लिख देते हैं कि यार x निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं साथियों, x निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा, बोले सर इन दोनों को जोड़कर कितने का भाग, 2 का भाग। मध्यमान ऐसे ही तो निकालते हैं, दोनों को जोड़कर कितने का भाग, 2 का भाग। यानी 10 में 6 जोड़ो और कितने का भाग लगाओ, 2 का। बोले सर 10 और 6 16 और 16 का आधा कितना हुआ 8, हाँ या ना? अब आपके पास में ऑप्शन ये है कि या तो आप 10 और 14 24 कर लो और 24 का आधा कितना होता है 12 होता है, या तो आप ऐसे करके निकाल लो। या फिर आप क्या कर लो कि बोले सर 10 और 6 में का अंतर कितना है 4, यानी वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 4। सर 14 और 10 का भी वर्ग अंतराल कितना है 4, 14 और 18 का भी वर्ग अंतराल कितना है 4। इसका मतलब जो वर्ग अंतराल 4 4 4 4 आपको दे रखा है ना, इस वर्ग अंतराल को ही आप जोड़ते हुए जाइए। यानी 8 और 4 12 बनेगा, 12 और 4 16 बनेगा, 16 और 4 20 और 20 और 4 साथियों कितना बनेगा 24 बनेगा, हाँ या ना? अब इससे पहले जो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले प्रश्न थे वो हमें ऐसे ही दिए जाते थे, बस यहाँ पर ये चीज एक्स्ट्रा दी गई है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब आप यहाँ पे डेविएशन मेथड लगाओ तो आपकी मर्जी, कोई सा ही मेथड आप लगाओ वो आपकी मर्जी। आप चाहो प्रत्यक्ष विधि वाला लगाओ आप उससे कर लो, आप डेविएशन मेथड से कर लो, जो भी आपको ठीक लगे आप उस मेथड से क्लियरली आप प्रश्न को कर सकते हैं। फिलहाल अपन यहाँ पर डेविएशन मेथड ही लगाएंगे। डेविएशन का मेथड का मतलब होता है कोई एक ऐसा नंबर या तो ऑप्शन में से मान लो या इनमें से मान लो, ठीक है। हमने माना यार ऑप्शन में से 10 12 14 18 बताओ किसको माने, 12 को मान लें। आप कहेंगे कि सर माध्य हमने मान लिया कितना 12। बस अब हमें ये देखना है कि यदि माध्य 12 है तो फिर कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए साथियों, हाँ या ना? तो यदि माध्य 12 है तो इसको 12 होना चाहिए। बोले सर 8 12 से कितना कम रह गया 4, 12 12 से कितना कम है, बोले सर 0। अच्छा 16 12 से कितना ज्यादा हो गया, बोले सर 4। 20 कितना ज्यादा है, बोले सर 8। और 24 कितना ज्यादा है 12 से साथियों, आप लोग देख रहे होंगे, बोले सर 12 ही ज्यादा है। अब आप लोग मुझे ये बताइए यहां पर फ्रीक्वेंसी यानी f आपको दे ही रखी है तो आपको एक बार f से गुणा करना होता है, यानी 5 चौक 20, लेकिन कहीं का माइनस का। 12 को 0 से गुणा करोगे 0,
7 को 4 से गुणा करोगे 28, कहीं का आएगा लेकिन प्लस का। ऐसे 20 पंजे, सॉरी 5 की गुणा 8 से करोगे 8 पंजे 40 बनेगा। और ऐसे ही 1 की गुणा 12 से करोगे प्लस का 12। बोले सर यहां पर यदि गौर से देखा जाए ना तो 20 -20 से 28 को काटेंगे तो अभी भी सर प्लस का 8 हमारे पास बचा हुआ है या ना? क्या बचा हुआ है? प्लस का 8 बचा हुआ है। तो आप लोग अब यहां पर नोटिस करेंगे, बोले सर 40 और 8 48, 48 और 12 कितना एक्स्ट्रा बचा है? 60 बचा है। अरे कितना एक्स्ट्रा बचा है साथियों? 60 आपके पास में एक्स्ट्रा बचा हुआ है। बोले सर ये जो 60 एक्स्ट्रा बचा है उसको तमाम जो जितनी संख्या है उन सब में बांट देते हैं और संख्याओं को बताता है आपकी बारंबारता, यानी बारंबारताओं का जोड़ ही आपको ये बताएगा कि यार कितनी संख्या है। तो बारंबारताओं का जोड़ निकाल लेते हैं। 12 और 5 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 1 कितना हो जाएगा साथियों? 30। यानी कि साथियों बारंबारताओं का जो जोड़ है वो 30 है। सोल्व करने लग रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा सर? 2। तो आप बताओ x बार यानी माध्य बराबर आ जाएगा 12 और 2 14। ये अपने पास में आंसर। तो सही आंसर कौन सा होगा? 14। आप चाहते तो 14 को लेकर भी आप कैलकुलेशन कर लेते तो यहां से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता, सब कुछ जीरो हो जाता। आपने ये देखा होगा कि यार ये वाला जो प्रश्न है बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह नॉर्मल प्रश्न हो गया, x का मान निकालते ही। यानी कि आपको ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले जो प्रश्न आज हम कर रहे हैं इनमें माध्य ज्ञात करते हुए आपको सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना होता है वो रखना होता है सर्वप्रथम मध्यमान यानी x ज्ञात करें। सबसे पहले आप मध्यमान निकालेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन हेतु जब भी आप माध्य ज्ञात करने लग रहे होंगे। तो क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए हैं? आज हमने वर्गीकृत बारंबारता बंटन को किस तरीके से सोल्व करते हैं वो वाली चीजें आज हमने देखी है साथियों, कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2 प्रश्न और आप लोगों के लिए डाले हुए हैं साथियों। ठीक है, जैसे अगला ही प्रश्न अपन यहाँ पे देख लेते हैं। आ गया ये वाला प्रश्न। यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है साथियों। किसकी वैल्यू बतानी है? k की वैल्यू आपको बतानी है। देखो यार फिर से वही कहानी। बोले सर सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो। बोले सर x की वैल्यू निकालनी यानी मध्यमान है, मध्यमान दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। आप बताओ 10 और 0 में 10 और 0 को जोड़ोगे तो 10 बनेगा और 10 का आधा करोगे तो 5। अब इसके बाद में ऑप्शन ये है कि 20 और 10 को जोड़कर 30, 30 का आधा 15, या तो ऐसे कर लो या फिर ये जो वर्ग अंतराल यानी 10 में से 0 घटाने के बाद 10 का अंतर, 20 में से 10 का घटाने के बाद 10 का अंतर। साथियों आपको बेसिकली ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि यार सभी जगह पर वर्ग अंतराल सेम है या नहीं है, वो ऑलरेडी सेम ही होगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला अपन प्रत्यक्ष विधि वगैरह जो हम काम में लेते हैं साथियों, ये कहीं ना कहीं आपको ये जो बारंबारता बंटन जो आपको दी जाती है, वर्ग समूह जो आपको दिए जाते हैं उनमें सब में वर्ग अंतराल समान ही होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको समावेशी और अपवर्जी श्रेणी के माध्यम से भी आपको चीजें दी जाती है, लेकिन आपको उन वर्डों की तरफ नहीं जाना। आपसे नहीं पूछा जाता है कि यार समावेशी श्रेणी कौन सी है, इसमें से अपवर्जी श्रेणी कौन सी है, हाँ या ना। यानी कि एक श्रेणी हमारे पास में होती है, जैसे मान लीजिए 0 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से, या यहाँ पर 1 ले लेते हैं, हाँ या ना, फिर आपको बोलेगा 21 से 30। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात देख रहे हैं कि यार 10 के बाद में 11 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 1 का गैप है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर 10 के बाद में 10, 20 के बाद में 20, 30 के बाद में 30, 40 के बाद में 40 आ रहा है, हाँ या ना। तो 2 प्रकार की आपको श्रेणियाँ आपको दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन सामान्यतः जो अपने प्रश्न पूछे गए वो इसी श्रेणी से पूछे गए, तो अपन इसको देख रहे हैं। हाँ जी, वर्ग अंतराल 10 आपको मालूम है, तो बस 10-10 जोड़ते चलो और x की वैल्यू आ जाएगी। 10 और 5 15 और 10 25 और 10 35 और 10 45। इतनी बात से सहमत हो? बोले सर बिल्कुल सहमत है। x है, बारंबारता है, यानी कि वही पिछला प्रश्न बन चुका है। पिछला प्रश्न बन चुका है तो वही लगा दो डेविएशन मेथड। आप लोग चाहो तो प्रत्यक्ष विधि भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। प्रत्यक्ष विधि यानी फॉर्मूला लगा के यदि कोई बेसिक मेथड करना चाहे तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, वहाँ पर वो चीज़ देख सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर आपको डेविएशन मेथड ही यहाँ पे बताने लग रहा हूँ। अच्छा, इस बार आपको साथियों k की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए यार? k की वैल्यू चाहिए, हाँ या ना। और आपको यहाँ पर माध्य आपको क्लियरली दिया हुआ भी है। अरे बोलो दिया है कि नहीं दिया है? बोले सर दिया है। माध्य या तो आप 26 मानते हुए आप कैलकुलेशन कर लो,
या फिर से वही बात, आप इस माध्य को मॉडिफाई भी कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें, उन एक्स्ट्रा चीज़ों को बस आपको बराबर इक्वेट करना होगा, हाँ या ना। जैसे अभी तो माध्य 26 दे रखा है, 26 के साथ कैलकुलेशन करना उतना कठिन काम भी नहीं है, तो वही कर लेते हैं अपन, हाँ या ना। आप मुझे बताओ, अगर ये 26, अगर हमें माध्य 26 दे रखा है, ठीक है, एक्स बार कितना दे रखा है यहाँ पर 26, इसका मतलब हर एक नंबर 26 26 होना चाहिए। बोले सर ये 5 26 नहीं है, ये तो 21 कम रह गया माध्य से। अच्छा ये कितना कम रह गया? बोले सर 26 में से 15 माइनस करें तो ये 11 कम रह गया। अच्छा ये भी कम है क्या? बोले सर ये 1 कम रह गया, ठीक है। अच्छा ये कम है या ज़्यादा है? बोले सर 26 से तो 35, 9 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है, हाँ या ना। आप माइनस कर सकते हो, 45 में से आप 26 माइनस करोगे तो 19 आपके पास में एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो बचेंगी, ठीक है साथियों। चलिए अब आप लोग ये बात जानते हैं कि यदि आपने सही माध्य को लिया है, इसी को लिया है, मैंने कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किया, वैसे जो मैंने चेंज करके पिछले प्रश्न में करवाया वो एक बार मैं यहाँ भी बता दूंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो बोले सर यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, यदि एक्स्ट्रा बचता है तो वो सारा जीरो के बराबर बचना चाहिए, हाँ या ना। क्यों सर जीरो के बराबर क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि यार हमें जो बारंबारता के दी है इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, और इसकी वैल्यू नहीं मालूम है तो इससे गुणा होने के बाद में जो के बचेगा उस के की वैल्यू रखने के बाद में चीज़ें जीरो होनी चाहिए, हाँ या ना। चलिए आइए समझते हैं यहाँ से क्या क्या हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, उन समान चीज़ों को हम देखते हैं। बोले सर यहाँ बारंबारता 8 है, 8 की गुणा 21 से करें तो 168, लेकिन कहीं का माइनस का। 10 की गुणा 11 से करें तो माइनस का 110, के की गुणा -1 से करें तो माइनस का के। ऐसे ही 6 की गुणा 9 से करें तो 9 छिकी 54, लेकिन काई का बनेगा इस बार प्लस का। ऐसे ही 12 की गुणा 19 से करें तो ये कितना बनेगा साथियों? बोले सर अगर ये 19 ना होता 20 होता है तो 12 दूनी 24 यानी 240 होता, हाँ या ना। लेकिन सर ये 20 बार नहीं है, ये तो 19 बार है, मतलब एक बार 12 कम है, तो 240 में से आप 12 माइनस करोगे, क्या 238 नहीं बच जाएगा? बोले सर बिल्कुल बच जाएगा, तो 238 प्लस। अच्छा यहाँ पर जितना भी कम ज़्यादा है उस सारी चीज़ों को आप लोग हटा लीजिए। बोले सर यहाँ यदि हम कैलकुलेशन करना चाहें, आप लोग मुझे ये बताइए 168 और 110 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8, 6 और 1 7, सर 278 हो जाएगा। मैंने कहा यार 278 तो माइनस का है, और इधर 238 और जो 54 है वो कहीं का है? प्लस का है। तो पहले 238 माइनस कर लेते हैं यहाँ से। जैसे माइनस करोगे क्या 50 नहीं आ जाएगा क्या? बोले सर ये ऊपर वाली संख्या 278 जो आपने इनको जोड़ा है वो काहे की है? माइनस की। इसका मतलब माइनस का क्या बचेगा? 50, यानी इसको और इसको काटोगे तो अभी भी माइनस का क्या बचेगा? 50, हाँ या ना साथियों। अच्छा इसके साथ साथ मैं बात करूं, 54 में से 50 काटोगे तब भी क्या बचा है? प्लस का 4। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो k की वैल्यू माइनस में आनी है, तो k का ऐसा क्या मान रखा जाए कि यार 4 से 4 कट जाए? बोले सर 4 से 4 को काटना है तो k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 4 ही रखनी पड़ेगी। इसलिए साथियों k बराबर कितना हो सकता है? 4। ये अपना क्या होगा? आंसर। या तो आप ऐसे रख लो इसको, आप ऐसे नहीं रखना चाह रहे हो, आपको लगता है सर हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं, तो आप क्या कर लोगे? बोले सर जो माइनस के और जो 4 बचा है, सर यदि सही माध्य को यूज लिया है तो सर यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा बचना ही नहीं चाहिए, फिर भी एक्स्ट्रा बच रहा है, तो आप एक काम कर लो कि यार जीरो के बराबर रख लो इसको। आप बताओ माइनस के उधर जाएगा तो के तो प्लस का हो जाएगा, 4 बचेगा तो के बराबर कितना आंसर आया? 4, हाँ या ना। आप इस तरीके से भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हो मेरे साथियों, ठीक है। चलिए लेकिन आप चाहते हो कि सर हम इतना नहीं करें, ठीक है। बोले सर हम ओरिजिनल माध्य को यूज नहीं करें, 26 की बजाय सर ये 25 होता, कितना होता साथियों? 25 होता, तो सर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और हमारे लिए आसान हो जाती, हाँ या ना। कैसे? जैसे मैं बताता हूं, जैसे x की वैल्यू क्या क्या निकाली थी हमने? 5, 10, 15, 20, सॉरी 25, 35, देखो 5, 15, 25, ठीक है, 5, 15, 25, 10 नहीं था भाई इसमें, है ना। और ये 45 लीजिए साथियों। x की वैल्यू आप लोगों को साथियों ये वाली दी हुई थी। अच्छा बारंबारता तो आपको ऑलरेडी पता है ही, ठीक है।
कितनी दे रखी है एक प्रश्न में बारंबारता, देखो एक बार 8 10 के 6 12, 8 10 के 6 और 12, ये आपको बारंबारताएं दी हुई है, 8 10 के 6 12। ठीक है साथियों, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि सर जो सही माध्य है ना वो तो हमें 26 दिया है, और हम कल्पित माध्य यानी जो अपनी कल्पना से जो माध्य मानने वाले हैं ना, वो बताओ साथियों क्या माने। आप कहोगे कि सर यहाँ जो एक की वैल्यू मानना चाह रहे हो ना, वो एक काम कर लो सर, इन नंबरों का हमें माध्य निकालना होता है। अरे हाँ या ना, तो सर इन नंबरों में जो सबसे सुटेबल नंबर है वो क्या है, बोले सर 15 मान लो, 25 मान लो, या कुछ भी नंबर ऐसा जो आप मानना चाह रहे हो वो नंबर आप मान सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि यदि 25 मान लिए तो के ही खत्म हो जाएगा, और हमें निकालना ही के को है, तो 25 मत मान लेना भाई, पहला पॉइंट। तो बोले सर फिर क्या मानूं, एक काम करो आप 20 मान लो। क्या मान लो मेरे साथियों, 20 मान लो आप। बोले ठीक है सर, अगर माध्य 20-20 होगा तो हर एक नंबर 20-20 होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सर ये तो 20 है ही नहीं, 20 नहीं है तो भाई क्या कंडीशन है इसकी। तो आप लोग बता रहे होंगे कि बोले सर ये 20 नहीं है, ये तो कितना कम रह गया, 15। अच्छा ये मुझे बताओ 15 इस 20 से कितना कम रह गया, बोले सर 5। अच्छा ये 25 कितना ज़्यादा है, बोले सर 5 ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये 35 कितना ज़्यादा है, बोले सर ये 15 ज़्यादा है। अच्छा ये 45 कितना ज़्यादा है 20 से, बोले सर ये 25 ज़्यादा है। ये कहानी है, हाँ या ना। बोले सर अगर आपने माध्य 20 माना है तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा हमारे पास में बचेंगी ही बचेंगी, अब 0 के बराबर नहीं होगा। बोले सर कितना एक्स्ट्रा बच रहा है वो देख लेते। बोले सर 15 × 120, लेकिन काहे का है, माइनस का। 5 × 10 करोगे 50, लेकिन काहे का है, माइनस का। फिर ये कितना बनेगा, 5 के। फिर ये 15 6 90, और ये 25 12 आप करोगे तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, यानी 300 आ जाएगा साथियों, लेकिन कहीं का प्लस का। ये इतना डेटा प्लस में आया है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, 90 में से 120 में से 90 घटाओगे तो माइनस का अभी भी 30 बचेगा, हाँ या ना साथियों। अच्छा माइनस का 30 और माइनस का 50 टोटल मिलाकर माइनस का 80 बनाएगा साथियों। और यदि माइनस का 80 बनाएगा तो माइनस के 80 को यहां से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर अल्टीमेटली यहां से बच रहा है माइनस का 220। यानी आप ये कह सकते हो कि सर 5 के प्लस में कितना बच रहा है, 220 बच जाएगा, हाँ या ना। बताओ एक्स्ट्रा योग आपके पास में बचेगा कि नहीं बचेगा, बोले सर बचेगा। अब सर यदि सही माध्य होता तो हम 0 के बराबर इसको रख लिया करते थे, लेकिन ये सही माध्य नहीं है, क्योंकि सही माध्य तो 26 दे रखा है। तो बोले सर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। कितनी संख्याओं पर, एक संख्या पर। एक संख्या पर यदि 6 का अंतर है ना, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। और बोले सर यदि संख्या निकालनी है तो बारंबारताओं का क्या होता है, जोड़ होता है। लेकिन आप यहां पर देख रहे होंगे कि सर यहाँ बारंबारता का जोड़ हमें मालूम नहीं है। अरे नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना जोड़ मालूम आप वो तो रखो। बोले सर 8 और 10 को यदि हम लोग यहाँ पर गुणा करें, देखो इधर बारंबारताओं का जोड़ नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 12 36, यानी कि साथियों ये हो जाएगा 36 प्लस में की। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले साथियों आपको के वालों का हिसाब करना है, और उसके बाद में आपको अदर चीज़ों का हिसाब करना है। जैसे कि के वालों का हिसाब करना है, इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू के की ये है और एक वैल्यू जो है वो ये है साथियों के की। तो आप लोग सबसे पहले के का हिसाब करेंगे यहाँ पर। बोले सर यहाँ पर तो 5 के है ही, 6 यहाँ पर के से गुणा होकर कितना के बनाएगा, बोले सर 6 के बनाएगा। आप मुझे बताओ 6 के में से 5 के जाएगा तो कितना के बचेगा, बोले सर 1 के बचेगा, जिसे हम के लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब आप बिना के वाली जो संख्या है आप उनका हिसाब कर लीजिए साथियों। तो आप लोग क्या कहोगे, बोले सर ये जो संख्या है वो 220 है, और 6 की गुणा 36 से करोगे तो 36 गुणा 6 216 होता है, यानी 220 में से 216 घटाओगे तो कितना आएगा साथियों, 4 आएगा। इसका मतलब इस मेथड से भी के बराबर कितना आया साथियों, 4 आया। साथियों मेथड बहुत सारे हैं प्रश्नों को करने के लिए। यह मेथड मैंने इसलिए नहीं बताया कि प्रश्न को इजी करना है, यह मेथड मैंने साथियों केवल इसलिए बताया है कि यार इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो हमने, पिछले प्रश्न का सॉल्यूशन जो हमने किया था ना, इस वाले प्रश्न का सॉल्यूशन जो मैंने इस वाले मेथड से किया था ना,
बस वो मुझे रिवाइज कराना था यहाँ पर कि यार वो जो मेथड है वो कैसे काम करता है, हाँ या ना। बाकी ये वाला प्रश्न तो इसी मेथड से इजी हो रहा है, सीधा ही इजी हो रहा है, हाँ या ना। पर आप दोनों चीज़ें आप समझिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है ऐसा साथियों, नॉर्मल सा है, यहाँ पर कोई एफ वगैरह कुछ भी आपको फाइंड आउट नहीं करना है, नॉर्मल माध्य याद करना है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग कर लेंगे। इसीलिए ये वाला प्रश्न साथियों मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। केवल एक प्रश्न मैंने छोड़ा है, होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए छोड़ा है। ठीक है साथियों, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब आपके पास में जो प्रश्न शुरू होने वाले हैं वो इंपेरिकल रिलेशन यानी अनुभवजन्य संबंध पर आधारित प्रश्न आपके पास में शामिल होने वाले हैं साथियों। अब हम उन प्रश्नों की ओर चलने वाले, ठीक है। चलिए एक पेज ले लेते हैं नया सा और इस बात को समझते हैं। अनुभव जन्य संबंध पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम अनुभवजन्य संबंध पर आधारित प्रश्न यानी कि एक पर्टिकुलर एक रिलेशन है जो ऑब्जर्व करके बनाया गया है माध्य, माध्यिका और बहुलक में। हालांकि हम माध्यिका नहीं पढ़े, माध्य नहीं, केवल माध्य ही अभी तक हम पढ़ पाए हैं साथियों, हाँ या ना, कहीं ना कहीं। लेकिन साथियों फिर भी हम अनुभवजन्य संबंध के हम प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा बेसिक तौर पर भी ये प्रश्न हो जाएंगे, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पर। चलिए ये लीजिए साथियों, अनुभवजन्य संबंध पर आधारित प्रश्नों में क्या होगा, आपको आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में एक वो रिलेशन को बताता है। तो बेसिकली आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो उन प्रश्नों के ऊपर ही करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको बोला जाता है बहुलक जिसे सामान्यतः हम लोग z से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे साथियों, z से प्रदर्शित करेंगे। और बहुलक बराबर होता है साथियों 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है साथियों। कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, बहुलक यानी z आपका अलग से रहेगा। माध्यिका के साथ में आप देख रहे हैं माध्यिका थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसके साथ में बड़ा नंबर 3 आएगा, माध्य थोड़ा छोटा नंबर है तो इसके साथ में छोटा नंबर 2 आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो कहीं का रहेगा, माइनस का। या तो आप पर्टिकुलर एक इस फॉर्मूले को रट लीजिए और इसको आप अप्लाई करते हुए चलिए। लेकिन बहुत बार वस्तुतः ये देखने को मिला है आपके फर्स्ट ग्रेड और प्राध्यापक जैसे पेपर में कि भाई साहब इसको बड़ा तोड़ मरोड़ कर वो पेश करता है। ठीक है, और माध्य के लिए भी अपन ये चीज़ें लिख लेते हैं। माध्य को अपन सामान्यतः किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक है, चलिए वो लिख देंगे अपन अलग से, यानी कि z बराबर 3 इंटू माध्यिका के लिए हम बेसिकली m का प्रयोग करेंगे माइनस
2 इंटू और माध्य के लिए साथियों x बार का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे भी लिख कर दे दे वो, है ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। चलिए ये वाली कहानी है। आइए अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आगे कैसे, जैसे एक पेज पर लेते हैं। बेसिकली अगर आप इसको याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अभी अपने यहाँ से कुछ और चीज़ें ऐसे निकालने वाले हैं जिसमें हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिना इसके ही अपन प्रश्नों को कर लेंगे। भाई क्या कहानी देखी हमने, बोले सर जो बहुलक है, बहुलक बराबर होता है सर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, हाँ या ना साथियों। बोले सर बिल्कुल। अब यहां से यदि हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करें तो आप देख रहे हैं कि सर यहां पर 2 माध्य हैं और यहां पर कितनी माध्यिकाएं हैं, 3 माध्यिकाएं। यहां से बहुत सारे रिलेशन हमें प्रूव करवाता है वो, या पूछता है, ऑप्शन में दे देता है, मतलब प्रूव ही करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आपको सबसे पहले ये चीज देखना है कि यार यदि एक माध्यिका इधर भेज दी जाए ना, कितनी माध्यिकाएं, 3, 3 में से एक माध्यिका यदि इधर भेज दी जाए ना तो इधर आके तो माइनस की होगी, और 3 में से एक इधर चली जाएगी तो यहां पर 2 ही माध्यिका बचेगी, और यहां पर 2 माध्य हैं तो 2 से 2 कॉमन आ जाएगा साथियों। एक तो इस पॉइंट को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं साथियों, ठीक है। और एक जो प्रश्न बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जा सकता है कि सर यहाँ पर 3 माध्यिकाएं हैं ना, तो यहाँ भी 2 माध्य माइनस के 2 से 3 माध्य बना दो। कैसे बनाओगे सर, 2 माध्य तो माइनस के हैं, एक और माध्य माइनस का और कर दिया जाए इधर भी और इधर भी, तो बात बन जाए। क्योंकि ध्यान दीजिए सर, समीकरण यानी जो बराबर का साइन होता है, अगर इधर आप कुछ कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। लेकिन वो प्रूव करने वाली चीजें हैं, हम उनमें नहीं जा रहे, हम केवल और केवल एक ही पॉइंट यहां पर प्रूव करने वाले हैं, जो कि आपको अभी जस्ट आगे पता लगने वाला है। आप सबसे पहले क्या करिए, यहां से एक माध्यिका को इधर लेके आ जाइए। तो आप जान रहे होंगे कि यार बहुलक तो पहले से है ही, ये एक माध्यिका उठ के इधर आएगी तो यहां प्लस की है तो यहां आते माइनस की हो जाएंगी, क्योंकि बराबर की दूसरी साइड में जाते हैं साइन उल्टे हो जाते हैं, यानी प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ऐसे ही भाग का उल्टा गुणा, गुणा का उल्टा भाग हो जाता है साथियों, ठीक है। चलिए अच्छा यहां पर क्या बचा होगा, बोले सर यहां पर 2 ही माध्यिकाएं हमारे पास बची है। कितनी माध्यिका बची है, 2, 3 थी, 3 में से एक इधर लेके आ गए, तो सर यहां पर 2 माध्यिका बची है, और माइनस में 2 माध्य तो ऑलरेडी आपके पास में है ही। अच्छा एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि और थोड़ी क्लैरिटी मिले यहां से। बहुलक माइनस माध्यिका बराबर, क्या यहां से 2 कॉमन आ रहा है, बोले सर बिल्कुल आ रहा है। क्या बन रहा है, माध्यिका माइनस माध्य। बोले सर 2 कॉमन लेने के बाद यहां से 2 हट गया माध्यिका से, 2 का भाग यहां 2 में लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल माध्य बचेगा। ये लो साथियों, अब आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, ये जो बहुलक माइनस माध्यिका है इसी के बटे में जो इधर वाला ये जो डेटा है बस इसको लेकर आ जाओ। बोले सर यहां ये पोर्शन कंप्लीट गुणा में है तो इधर आते काय में हो जाएगा, भाग में। माध्यिका माइनस माध्य बराबर क्या बचने लग रहा होगा, बोले सर यहां क्या बच रहा है, 2, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 1, हाँ या ना। या यूं कह लो कि यार 2 के बटे में हमेशा क्या रहती है, 1। तो आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे कि यार बहुलक में बहुलक और माध्यिका का अंतर और माध्यिका और माध्य का अंतर का जो अनुपात है वो 1:2 यहाँ पे बन रहा है। यानी कि साथियों हम जो यहाँ पर जिस पॉइंट की तलाश में इधर इतना हम घूम के आए हैं वो पॉइंट है हमारे पास में साथियों वो है माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन।
माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन। ये इधर क्यों नहीं आ रहा है भाई, चलो आ जा भाई, ठीक है। चलिए, यानी मैं यहां पर आपको ये जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है, यहां तक रोकते हैं, आ जाओ भाई। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि यार माध्य होगा हमारे पास में, बोले सर बिल्कुल होगा। उसके बाद में माध्यिका होगी, और आपको इसे सीरियल वाइज ही पता रखना है, माध्य माध्यिका और बहुलक, हाँ या ना। बेसिकली हमें मतलब होगा माध्यिका और माध्य का अंतर कितना होगा, एक। यानी कि सर इन दोनों का जो अंतर बनने वाला है ना, वो हमेशा कितने अनुपात में होगा, बोले सर 1 यूनिट में होगा। उसका यूनिट कितना होगा मेरे यारों, 1 होगा। ये बात आपको याद रखनी है, अनुपात में 1 होगा, वास्तव में 1 नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी अंतर 2 हो, लेकिन 1 यूनिट फिर 2 को रिप्रेजेंट करा देगा, हाँ या ना साथियों। अच्छा, बोले सर माध्य और माध्यिका का अंतर 1 है, इसमें भी ये बात समझ लो, माध्यिका में से माध्य घटाने के बाद 1 आ रहा है, माध्यिका में से माध्य घटाने के बाद में क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब ये है कि माध्यिका बड़ी रहेगी, माध्य क्या रहेगा, छोटा रहेगा, हाँ या ना। इसका मतलब इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेटा हमारे पास में बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही बहुलक में से माध्यिका घटाने के बाद में अंतर कितना आना चाहिए, 2। बहुलक में से माध्यिका घटाने के बाद में अंतर कितना आना चाहिए, 2। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो साथियों वो कितना रहने वाला है, 2 रहने वाला है। और अगर आपको सिर्फ ये छोटा सा पॉइंट पता है ना, तो हम सारे प्रश्नों को केवल इन्हीं इस छोटे से पॉइंट से ही हम कर जाएंगे। हर प्रश्न में केवल इतना लिखेंगे और इसी से अपन अपना काम चला लेंगे। यहां से यदि आप लोग चाहते हो तो कुछ चीजें और बना भी सकते हो। जैसे कभी ऐसे हो कि यार आपको माध्य माध्यिका और बहुलक की कोई वैल्यू आपको मतलब पुट ही करनी हो, आपको रखनी ही पड़ जाए, तो आप कैसे रखोगे फिर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप क्या कर लीजिए, यहां पर माध्य को कुछ भी मान लो, जैसे आप 1 मान लो, कितना मान लो, 1 मान लो, ठीक है। माध्य कितना मान लो, 1। अब आपको बताया यार 1 में 1 जोड़ोगे तो माध्यिका कितनी बनेगी, 2। आप देख रहे हो 2 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, हाँ या ना। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यार माध्यिका को बड़ा रखना है, इसीलिए इस अंतर को मैंने जोड़ के इसको बड़ा बनाया है। क्यों रखना है, क्योंकि माध्यिका में से माध्य घटाने के बाद 1 का रेशियो आ रहा है, हाँ या ना। बोले सर अब आगे बढ़ना हो तो मैंने कहा बहुलक बड़ा होना चाहिए माध्यिका से, क्योंकि बहुलक में से माध्यिका घट रही है, हाँ या ना। तो बोले सर बहुलक बड़ा होना चाहिए, तो 2 में 2 जोड़ के कितना आया आंसर, 4। तो यदि कभी आपको जरूरत पड़ रही है कि यार माध्य की वैल्यू पुट करनी है, माध्यिका की वैल्यू पुट करनी है, बहुलक की वैल्यू पुट करनी है, तो आप आराम से 1 2 4 रखो। भूल जाओ तो आप 1 और 2 इनके बीच का अंतर होता है, ये तो याद ही रख सकते हो साथियों। आप इससे भी ये चीज़ निकाल ही सकते हो, इसको कौन से रटने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये फॉर्मूला भी नहीं याद रखना, आप चाहो, आपको नहीं है याद, मत रखो। आप याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है सीधा सीधा आपसे पूछ भी ले तो क्या ही बिगाड़ लेगा। अब इस वाले तरीके से हम कर लेंगे, हाँ या ना। चलिए बिना समय खराब करे अब हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को देखते हैं। देखो यार क्या कहानी है, समझने का प्रयास करो। और ये जो मेथड लेकर चल रहा हूं ना, ये 1 2 ये जो अनुपात वाला, ये मेथड भी आप फर्स्ट बार ही पढ़ेंगे, किसी प्लेटफॉर्म पर आप नहीं पढ़ेंगे। ये मेथड भी खुद मेरे से ही बनाया हुआ मेथड है, हाँ या ना साथियों। चलिए आ जाओ भाई। एक असममित श्रेणी का बहुलक, देखो यार सममित और असममित का मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है कि यार यदि मान लो कि मैं डेटा ऐसा लूँ 5 10 15 और माध्य इनका कितना है 10, यानी कि इससे ये नंबर 5 कम और इससे ये नंबर कितना 5 ही ज़्यादा हो, और इसके बाद में इनकी बारंबारता जैसे मान लो f है 1 1 1, यानी ये भी समान होनी चाहिए। जैसे ये कहूँ कि यार ये 2 2 2, तब तो डेटा सममित होता है। अगर डेटा ऐसा हो तो ये डेटा कैसा हो जाएगा, असममित हो जाएगा, और इनकी माध्यिकाएं भी जो हैं वो हमारे पास में क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो आपको बोला है कि यार एक असममित श्रेणी, अगर यहाँ सममित श्रेणी बोलता है तो सममित श्रेणी में क्या होता है, माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों ही बराबर हो जाते हैं साथियों। इसीलिए फिर वहां से तो अंतर पूछने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो इसीलिए आपको ये छोटा सा जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है भाई।
सममित श्रेणी में तीनों बराबर होते हैं। अच्छा क्या क्या बोला है वो हम देख लेंगे, लेकिन इतना आप जानते हो कि यार एक तो हमारे पास में माध्य होगा, एक माध्यिका होगी और एक पॉइंट होगा हमारे पास में बहुलक। और आप ये बात भी भली बात अब जान ही चुके हैं, बोले सर इन दोनों का अंतर कितना होता है, एक, और इन दोनों का अंतर कितना होता है, एक, एक और एक दो, यानी जस्ट इसका बस डबल होता है। अरे होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है और क्या दिया है वो देखते हैं। आपको बोला कि एक सममित श्रेणी में बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है। कौन ज्यादा है, बहुलक उसके माध्य से, देख लो साथियों बहुलक किससे ज्यादा है, माध्य से। कितना ज्यादा है, 12 अधिक है, तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक है। अब आप मुझे ये बताइए साथियों, बहुलक जो है इस माध्य से, ये बहुलक आपके इस माध्य से कितना यूनिट ज्यादा है। आप कहेंगे सर 1 यूनिट तो माध्यिका ही ज्यादा है और माध्यिका से बहुलक 2 यूनिट ज्यादा है, तो सर 1 और 2 टोटल मिलाकर क्या 3 ज्यादा नहीं है। बोले सर 3 ज्यादा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर 3 यूनिट की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 12। तो आप या तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो कि सर 3 का भाग 12 में कितनी बार, 4 बार, या आप गुणांक निकाल लो। गुणांक कैसे निकालोगे, 3 को किससे गुणा करो कि 12 आ जाए, बोले सर 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये भी 1 यूनिट की वैल्यू को ही दर्शाता है, क्योंकि 3 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो आप ये 4 रख सकते हो, हाँ या ना। या आप यूं समझ लो 3 को 4 से गुणा करें तो कितना आता है साथियों, 12 आता है, हाँ या ना। चलिए अब आपको क्या पूछना चाह रहा है, तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक है। कौन, बहुलक किससे, माध्यिका से कितना ज्यादा है, बोले सर 2 यूनिट ज्यादा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अरे साथियों यदि आपको 2 यूनिट ही निकालनी है ना, तो आप जानते हैं कि यार 4 गुणा पे चीजें आपकी सारी सेट है, तो 4 दूनी 8 आपके पास में आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा साथियों। आपको कहाँ किस फॉर्मूले की जरूरत है, किसी फॉर्मूले को आपको अरेंज नहीं करना है, किसी फॉर्मूले के वाइज आपको नहीं सोचना है, आप सीधा सीधा बस रेशियो से आप प्रश्न को उड़ा जाओ। सारे प्रश्न इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। आओ अगला प्रश्न, ये भी आपके 2022 फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। क्या बोला है, बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा। देखो यार, माध्य के लिए x बार, माध्यिका के लिए m और बहुलक के लिए z। अब अपन यही लिखेंगे, हाँ है ना। अब पूरा पूरा बार बार हम ये नहीं लिखेंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनके जो सिंबल है आपको इन सिंबल को थोड़ा माइंड में रखना चाहिए, ताकि अपने को ज़्यादा लिखना नहीं पड़े और अपन थोड़ा अपना समय बचा पाए। अच्छा आप ये जानते हैं कि सर इन दोनों का तो जो अंतर होता है ना वो तो 1 होता ही है, और इन दोनों का अंतर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। क्या दिया है, क्या पूछा है, देखते हैं। आइए, आपको बोला है कि यार बहुलक और माध्यिका का जो अंतर है ना वो 24 है। बहुलक और माध्यिका का अंतर यानी 2 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। आप चाहो तो 1 यूनिट निकाल लो, या आप चाहो तो ये चेक कर लो कि यार कितने गुणा पे। आप देखेंगे कि यार 2 का भाग 24 में 12 बार जा रहा है, यानी 12 गुणा पे, हाँ या ना। क्योंकि आप 12 को 2 से गुणा करोगे, 12 दूनी 24, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। क्या पूछा है वो देखते हैं। बोले सर हमसे पूछा है माध्यिका और माध्य का क्या बता दो, सिर्फ अंतर बता दो। तो आप जानते हैं माध्यिका और माध्य का अंतर कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू यदि आपको निकालनी है ना, आप जानते हैं कि सर ये 12 गुणा पे है, तो ये भी 12 गुणा पे होगा, और 12 एकम 12 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। बोले सर कहानी ये है, माध्य होता है, माध्यिका होती है और ये बहुलक, आगे तीनों चीजें, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिया है वो रख लेते हैं। बोले सर यहां से जो माध्य है वो कितना है, 30, और माध्यिका है वो कितनी है, 28। 30 और 28, हाँ या ना। आप लोग मुझे बताइए यहां जो अंतर है क्या वो -2 का नहीं है। बोले सर बिल्कुल है, ठीक है। और मैं चाहूं तो इसको बाद में भी मैं करा दूंगा, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करते। आप लोगों को इतनी बात तो पता है कि सर यहाँ जो अनुपात होता है यानी माध्य और माध्यिका का अंतर 1, बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 होता है, यानी जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो आपको क्या पूछना चाह रहा है वो सारी चीजें ही हम लोग देखने वाले हैं। आपको बोला है कि यार किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका क्रम से 30 तथा 28 हो तो मोड यानी बहुलक कितना होगा। आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर आपको माध्य दे रखा है,
और माध्यिका दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है 30, माध्यिका दे रखी है 28। बताओ कितने का अंतर है। आप कहेंगे कि सर इस प्रकार से जब अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो यहां पर मैंने आपको ये बताया कि यदि माध्य एक है तो एक में एक जोड़कर माध्यिका यानी माध्यिका बड़ी होनी चाहिए। यदि माध्यिका बड़ी नहीं दी गई है तो इसका मतलब डेटा माइनस में आ रहा है। डेटा माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये होगा साथियों कि इस वैल्यू से ये वैल्यू छोटी आएगी और इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। ठीक है, आपको बताया यार माध्यिका 28 है तो आंसर हमारे पास में 28 से छोटा बनना चाहिए। किससे छोटा बनना चाहिए, 28 से छोटा बनना चाहिए। और 28 से छोटा ऑप्शन देखो ये दो तो नहीं है। अब देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। वैसे मुझे लग रहा है 24 के अलावा कोई आंसर यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी अपन कुछ देर बाद देखते हैं। बोले सर यहाँ पर कितने की कमी है, 2 की कमी है, हाँ या ना। यानी कि माध्यिका और जो माध्य है उसका अंतर आपको 2 दे रखा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू साथियों -2 दे रखी है। तो मुझे ये बताओ यार 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बोले सर -2 से गुणा कर लो यानी -4 हो जाना चाहिए, हाँ या ना। अच्छा -4 हो जाना चाहिए तो बोले सर यहाँ जो माध्य दे रखा है वो तो 30 दे रखा है और यहाँ से -4 करना है मुझे, तो 30 में से 4 करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास में 26। 30 में से 4 करोगे तो साथियों कितना आ रहा है आपके पास में 26 आने लग रहा है। ठीक है, लेकिन रुक जाओ, यहां से आपको माइनस नहीं करना होता है। हाँ जी साथियों, यहां जो देखो 2 यूनिट की वैल्यू जो -4 आई है ना, वो आप देखो कहां से आई है। बोले सर 2 यूनिट है ना, माध्यिका और बहुलक के बारे में दिया है। किसके बारे में, माध्यिका और बहुलक के बारे में। इसका मतलब ये है कि आपको माध्यिका से घटाना चाहिए और माध्यिका की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 28 दे रखी है। आप लोग मुझे बताओ साथियों 28 में से आपको 4 कम करने हैं, कितना आया साथियों 24 आ रहा है। इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा साथियों आपका 24 ही हो जाएगा। इसका मतलब जो अपन ने आंसर गेस किया था वो सही गेस किया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि आगे वाले नंबर आपके पास में यदि छोटे आते जाएं तो सारे नंबर फिर छोटे आते जाएंगे, मतलब कम होते जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो और थोड़ा सा चीज़ों को आप समझते हो तो ऑब्जर्व आप सही से कर लो बस। यदि आप ऑब्जर्व सही से कर लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। है मेथड वही, लेकिन बस हम क्या करना चाह रहे हैं, इस मेथड को साथियों आपको मालूम है कि यार x बार, माध्यिका और बहुलक ये 3 चीजें हैं। आपको यहाँ पर माध्यिका कितनी दी हुई है, सॉरी माध्य कितना दिया हुआ है 30 और माध्यिका दी हुई थी साथियों 28। यानी कि मुझे ये बताइए मेरे साथियों कितनी कम है, 2 कम है, हाँ या ना। 2 कम है मतलब आपको माइनस में डेटा रखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करने में थोड़े से अच्छे हो, आप देखो हमेशा इधर वालों का जो अंतर होगा इधर वालों की तुलना में डबल होगा, हाँ या ना। यानी कि बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होगा वो माध्य और माध्यिका के अंतर का हमेशा डबल होगा। या यूं कह लो इधर वालों का अंतर इधर वालों का हमेशा आधा होगा। ये वाली भी तो निकालनी पड़ सकती है, फिलहाल हमें इधर वाला पोर्शन निकालना है, मतलब इसका जस्ट डबल। तो आप लोग मुझे बताइए साथियों, इसका यदि हम लोग जस्ट डबल करना चाहें तो यहाँ अंतर कितना आना चाहिए। बोले सर 2 का डबल होता है 4 यानी -4 होना चाहिए। 28 में से -4 करोगे तो कितना आ रहा है साथियों, क्या 24 नहीं आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल 24 जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। ठीक है साथियों, तो आप इस तरीके से भी सोच लो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा है मतलब टेंशन नहीं रहेगी। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है देखो, देखते हैं यार, समझते हैं। देखो इतनी बात तो आप जान ही गए होंगे, माध्य दिया जाएगा, माध्यिका होगी और बहुलक होगा। ठीक है, आपको बोला है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है, यानी माध्य आपको दिया है 2 और 3। इस बार देखो माध्यिका बड़ी है, बड़ी है इसका मतलब आगे वाला नंबर बड़ा आएगा, बड़ा आएगा इसका मतलब प्लस में चीजें चलनी है, माइनस में चीजें नहीं चलनी है। आप बताओ ये अंतर कितना है, 1। तो आप भली बात ही जानते हैं कि सर ये वाला अंतर हमेशा इसका जस्ट इसका डबल होता है। क्या याद रखोगे, डबल होता है। अगर ये 2 होता तो 4, ये 3 होता तो 6 होता, हाँ या ना। आप मुझे बताओ 3 और 2 कितना हुआ, 5। ठीक है, तो बहुलक कितना आ गया, 5। क्या पूछना चाह रहा है, आपको बोला है कि यार बहुलक तथा माध्यिका का क्या बता दो, अनुपात। तो साथियों बहुलक और माध्यिका बतानी, z की वैल्यू कितनी आई 5, माध्यिका कितनी आई 3,
यही है अपना आंसर। तो 5 3 किस में दिया? सी वाला ऑप्शन जो है वही हमारे पास में साथियों सही हो जाएगा, हाँ या ना। चलिए अगला प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। अच्छा ये वाला प्रश्न है, आइए इसको भी देख लेते हैं। बोले सर इस बार तो हमें सीधा सीधा इस तरीके से दिया, और ये भी फर्स्ट ग्रेड 2022 का प्रश्न है साथियों। आप लोग मेरी इस बात को तो भली बात ही समझते ही होंगे कि यार x बार माध्य और z जब हमें दिया जाएगा तो हम इतनी बात जानते हैं कि यार इनका जो अंतर होता है ना वो कितना होता है? 1, और आगे वाला अंतर जस्ट डबल, ये ऐसे होता है। लेकिन इस बार गुरुजी अंतर का मामला थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर माध्य दिया हुआ है बराबर 3 माध्य का दिया हुआ है, माइनस में बहुलक आपको दिया हुआ है, और बराबर में आपको x की जो वैल्यू है बस वही आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, चलिए साथियों अब बेसिकली यहाँ पर या तो ये 3 माध्य का नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है टाइपिंग एरर है, एक बार के लिए मैं प्रश्न को थोड़ा चेक करा देता हूँ। ठीक है साथियों, ओके ठीक है, प्रश्न ठीक है, ओके आ जाओ भाई। चलो कोई ना, इसी डेटा के साथ में करते हैं प्रश्न। ठीक है, देखो साथियों यार कहानी ये है कि मैंने आपको ये बताया उस समय कि यार यदि अंतर आपको प्रॉपर नहीं दे रहा हो तो फिर आपको माध्य माध्य का बहुलक की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे केसेस में आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि यार माध्य को आप कितना मान लेते हो? 1। आपको पता है 1 में 1 जोड़ोगे तो माध्य का कितनी होगी? 2। 2 में 2 जोड़ोगे तो बहुलक कितना होगा? 4। ये तो आप मान ही सकते हो, हाँ या ना। चलिए अब वो यहाँ पर चिपका दो बस, आपको x की वैल्यू तो चाहिए और तो कुछ आपको चाहिए नहीं, हाँ या ना। चलिए सोल्व करते हैं। बोले सर माध्य माध्य कितना माना है? 1 बराबर 3 इंटू माध्य का कितनी है साथियों? 2 है, और माइनस बहुलक करना है, बहुलक कितना है? 4 है, और गुणा में आपको x की वैल्यू तो आपको निकालनी है। बताओ साथियों यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास में? बोले सर 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर 1 बराबर कितना बचेगा? 2, और इंटू में x। आप बताओ x की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर भाग में आ जाएगा, क्या 1/2 आंसर नहीं हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 1/2 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो साथियों हमारे लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आराम से बना सकते हो, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया। मैं चाहता तो यहीं पर ही इस प्रश्न को खत्म कर सकता था। 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए, 2 बचेगा, 2 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी 1/2 आंसर। लेकिन मुझे आपको प्रॉपर समझाना था, इसलिए एक स्टेप ये बीच वाला मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी प्राध्यापक स्कूल शिक्षा 2020 का प्रश्न है। इसमें से कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा? तो आप लोगों को बस ये वाली बात आपको देखनी है। तो यार ऐसी कंडीशन में भी यदि आपको कभी माध्य माध्य का वाले प्रश्न सोल्व करना हो तो माध्य माध्य का होगा और बहुलक होगा। आप जानते हैं कि यार इसके बीच का अंतर 1 है और इनके बीच का अंतर जस्ट इनका डबल होता है। अरे होता है या नहीं होता है? आप उस कंडीशन में माध्य 1 मानते हैं, 1 और 1 माध्य का 2 हो जाती है, और 2 और 2 4 आपका बहुलक हो जाता है। होता है या नहीं होता है? आप चाहो तो अब यहाँ पर सीधा सीधा आप पुट करके भी देख सकते हो आपके पास में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर माध्य में से माध्य का घटाएं, तो माध्य में से आप माध्य का घटाओगे तो आप 1 में से 2 घटाओगे तो यहाँ माइनस का 1 आ रहा है साथियों। ठीक है, अब उसके बाद में माध्यिका में से बहुलक घटाओ। माध्यिका में से आप बहुलक घटाओगे तो आप मुझे बताओ 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, और भाग कितने का लगाना है? 2 का। बराबर में माइनस का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले सर इधर भी -1 इधर भी -1, बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी खत्म, हाँ या ना। ऐसा कोई सा भी प्रश्न आ जाए, किसी प्रश्न को आपको सोल्व नहीं करना, किसी प्रश्न
में आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस आपको ये रेशियो मालूम होना चाहिए कि इधर वालों का अंतर यदि 1 है तो इधर वालों का जो अंतर होगा साथियों वो कितना होगा, 2 होगा। आ जाओ, चलिए ठीक है। अब इसके बाद में और कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चलिए साथियों, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। साथियों अब ये माध्यिका को रिलेट करके प्रश्न अपने को दिए हुए हैं, तो माध्यिका वाले प्रश्न अब जब माध्यिका स्टार्ट करेंगे तब अपन देखेंगे साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा सही तरीके से, और आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जानी है साथियों, जिनको अप्लाई हम जब हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे उन प्रैक्टिस सेशंस में हम इनको अप्लाई भी करेंगे साथियों। हमारा अभी तक प्रैक्टिस यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, एक बार तो मैं थ्योरी के साथ में आपको प्रश्न करवाते हुए जाऊंगा, फिर उसके बाद में जो प्रैक्टिस सेशन आपका लूँगा वो मैं लूँगा लेकिन एग्ज़ाम के नज़दीक, यानी कि एग्ज़ाम से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले हम करेंगे। 5 चैप्टर्स के हम 50-60 50-60 70 क्वेश्चन मिक्स वे में लेंगे और बहुत अच्छे से अपन स्पीड से करते हुए वहाँ से निकलेंगे। कैसे प्रश्नों को हम अटेम्प्ट करते हैं, कि कौन सी अप्रोच हमें यूज़ लेनी चाहिए, किस डेटा के लिए, वो सारी चीज़ें अपन वहाँ भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तो खैर मैं आपका बेसिक बना ही रहा हूँ। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक अपना जो पूरा माध्य है वो खत्म होता है। अब अपन माध्यिका की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट अगले लेक्चर से पढ़ने वाले होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ठीक है साथियों।